तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईक्यू ज्ञान में। तो आज हम फिर एनसीईआरटी को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 12 का चैप्टर 4 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो उसको हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसका चैप्टर का नाम क्या है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये चैप्टर में क्या है कि ये न, जो हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है आपका इनकम अकाउंटिंग, उसमें हमने देखा था प्रोडक्शन होता है, डिमांड है, कुछ सप्लाई है, तो उसी को हम रिलेशन यहाँ पे देखेंगे। डिमांड का, डिमांड और सप्लाई जो है उसके बारे में। उसके अलावा जो हम देखेंगे, जो लोग अब कमाते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ इनकम है, जो हाउस होल्ड इनकम है, उसमें जो एक होता है कंजम्पशन, जो हमने देखा चैप्टर सेकंड में भी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम देखेंगे डिटेल में। कंजम्पशन और सेविंग्स जो है, इसको रिलेटेड कि कितना लोग सेविंग्स करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है डिमांड और सप्लाई पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे। तो इस चैप्टर में, पूरी चैप्टर में तकरीबन हम जो है गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करके रखेंगे। मतलब जी गवर्नमेंट हम समझेंगे कि इकोनॉमी में नहीं है, सिर्फ लोग हैं, हाउस होल्ड है, और जो फर्म है वो है। एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। तो अगर गवर्नमेंट होता तो क्या होता, ये आपका बेसिकली यहाँ पे टैक्स आएगा। गवर्नमेंट अगर होगा तो टैक्स आएगा, जिससे आपकी इनकम, हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी। दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट का कंजम्पशन आएगा। तो इस सब चीज़ों को हमने हटा दिया है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है, उसको भी हमने इस चैप्टर में तकरीबन जीरो रखा है। एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो इसको आप ध्यान रखें। एजम्पशंस, जैसे हमने कहा कि इकोनॉमी में बहुत बार हम एजम्पशंस लेकर मॉडल बनाते हैं उसको समझने के लिए, तो उसी तरह से इस चैप्टर में हमने ये एजम्पशंस लिए हैं कि भाई इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को जो पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो भी वीडियो है बाकी आप अगर आपने नहीं देखा है एनसीईआरटी का पुराना वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं। क्लास 11 का भी वीडियो है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम इकोनॉमी में कुछ में देखना होता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं, तो हम वेरिएबल कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट कर देते हैं, और उस वेरिएबल जिसका हमें इफेक्ट देखना है इकोनॉमी में, उसको हम सिर्फ ना एक्टिव करके हम देखते हैं कि उसके चेंज होने से क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। जैसे मैंने कहा डिमांड और सप्लाई दो चीजें हैं। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या हो गया कि जो प्लान्ड कंजम्पशन और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या है इकोनॉमी में, सारे सेक्टर्स का मिला करके एक उस समय के प्राइस लेवल पर। तो एक्स एंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक्स एंट का मतलब होता है आपका प्लान्ड। प्लान मतलब कि जो कि हमने प्लान किया, उस साल में हम इतना कंज्यूम करेंगे, इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर का, उस सेक्टर का, तो उसको टोटल का मिला लेगा। और जो हमने चैप्टर सेकंड में क्या देखा था भाई, हमने देखा जो था, जो कैलकुलेट किया था, वो था एक्स पोस्ट। मतलब कि जो एक्चुअली कंजम्पशन हुआ है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट, और जो प्लान किया हमने वो है एक्स एंड। तो इसको आप ध्यान रखें। तो जो एग्रीगेट डिमांड होगा कितना, कि टोटल कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट जो हमने प्लान किया इकोनॉमी में। तो इसी को हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। तो अगर हम चैप्टर सेकंड को अगर आप याद करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पोस्ट, मतलब एक्चुअल हो गया आपका। तो अगर हम चैप्टर सेकंड को देखें, सॉरी, तो सेकंड में हमने देखा था कि भाई डिमांड क्या, जो हमने कैलकुलेट किया था जीडीपी आउटपुट को, तो उसमें एक मेथड हमने लिया था। बहुत सारे मेथड थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो उसमें जो था आपका इनकम मेथड, एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसमें क्या था भाई, हाउस होल्ड का कुछ कंजम्पशन हमने जोड़ा था, जो कि सी से कहा था हमने। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकता है, और नेट एक्सपोर्ट, इस सबको हमने मिला दिया था। तो हमें मिला था आपका जीडीपी करके मिला था। उसके बाद हमने इसमें से आपका इंपोर्ट का कंपोनेंट हटा दिया था, इंपोर्टेड गुड्स का। तो इसी तरह से जो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या क्या है भाई, तो ये आपका हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का जो हो रहा है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट। तो अगर इसी में हम एक सेकेंड, तो इसी को अगर हम दो सेक्टर की इकोनॉमी में देखें, जिससे तो एडी क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस आई। अगर हम सिर्फ कंजम्पशन, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में कि हम जो है गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, एक्सपोर्ट को भी एक्सक्लूड करके चल रहे हैं एजम्पशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ बच जाएगा दो कंपोनेंट, कंजम्पशन कंपोनेंट और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। तो इसी को हम मान के चलेंगे इस चैप्टर में आगे। तो आगे बढ़ते इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने कहा डिफिनेशन यहाँ दिया है, एक्स एंटे मतलब कि व्हाट हैज बीन प्लान्ड, और एक्स एक्स पोस्ट मतलब व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो कितना हमने, मान लीजिए एक्स पोस्ट कंजम्पशन कहे, तो एक्चुअल कितना कंजम्पशन हुआ है। तो ये चीज है इसमें। तो अब हम उसको दो पार्ट में, जैसे हमने कहा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट,
तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन बेसिकली किसका फंक्शन है, कंजम्पशन का ये फंक्शन हमने दिया है, कंजम्पशन जो इनकम का फंक्शन है। जैसे कि आप जो कंज्यूम करेंगे कितना, जैसे हाँ एक ना डिफरेंट फैमिलीज है डिफरेंट, तो कंज्यूम किस पे करती है भाई, जितना उनका इनकम है, इनकम के बेसिस पे वो कंजम्पशन होता है। ज़्यादा इनकम होता है तो बहुत बार कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप एक्स्ट्रा कुछ खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं आप, मान लीजिए कुछ है ना, आपको खाने का तरीका अलग है, राशन पानी में अलग खर्च होता है, तो वो जो इनकम से प्रोपोर्शनल है। ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, तो ये जो है कंजम्पशन का फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है। सी मतलब आपका कंजम्पशन हो गया, और ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका वाई का, जैसे हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी इज ए फंक्शन ऑफ, एफ मतलब फंक्शन ऑफ वाई, वाई आपका इनकम हो गया, नेशनल इनकम भी कर सकते हैं यहाँ पर हम, अगर हम नेशनल इकोनॉमी को देख रहे हैं तो कंजम्पशन फंक्शन का ये है, इसमें दो कंपोनेंट अगर आप देखें, एक है सी बार, सी बार ये है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, स्मॉल सी और वाई नेशनल इनकम। तो ये जो सी बार है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है भाई, कि वैसा कंजम्पशन जो कि जरूरत है, मिनिमम कंजम्पशन, मतलब अगर आपका इनकम जीरो भी होगा, मान लीजिए किसी का इनकम जीरो है, कोई कमाई नहीं है, जैसे दिहाड़ी मजदूर, आप किसी को समझिए गरीब लोग हैं, तब भी वो कुछ कंज्यूम करते हैं, वो कि रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, जो चीज़ है वो उनको उसका कंजम्पशन वो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सी बार, जो कि इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ भी इनकम हो, जीरो इनकम भी होगा, अगर जीरो इनकम, अगर आप ये देखें इक्वेशन को देखें आप, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, तो ये जो हमने कहा क्या, वाई जो इनकम है, तो अगर वाई को हम जीरो कर दें तो कंजम्पशन कितना होगा, सी बार के बराबर होगा। सी इज इक्वल टू सी बार इफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इनकम अगर जीरो है तो सी बार जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो कि इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। इट रिफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके आगे दूसरा जो कंपोनेंट आपका सी वाई, ये आपको बताता है कि कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंडेंट है, ये हमने कांस्टेंट लिया है, जो वैल्यू है वेरिएबल वैल्यू है, तो ये दिखाता है कि भाई सी जो है आपका इनकम पे डिपेंडेंट है। तो ये जो सी है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन एट इनकम चेंजेस। जैसे जैसे इनकम चेंज होगा तो उस हिसाब से कंजम्पशन आपका चेंज होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव जो भी आपका एक्सटर्नली इनकम के साथ इंक्रीज करता है, तो उसे हम कहते हैं एमपीसी, जो कि कहा जाता है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें। इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज बीन स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो मान लीजिए आपका इनकम बढ़ता है, आपका 100 रुपये इनकम था, आपका बढ़ के मान लीजिए आप 100 रुपये छोड़िए, आपका मान लीजिए आपका 10,000 इनकम है, बढ़ के आपका मान लीजिए सैलरी 10,500 हो गया, तो उस केस में जो आपका 500 रुपये बढ़ा है उसके प्रोपोर्शनल में आपका कंजम्पशन जो बढ़ रहा है उसका रेशियो निकाले तो वो होगा आपका मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी जो है कि वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 मतलब, जीरो मतलब क्या हुआ कि भाई आपका इनकम तो बढ़ा लेकिन अब कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ा, कंजम्पशन अभी भी आपका वही है। 1 मतलब क्या हुआ, जितना आपका इनकम बढ़ा उतना ही आपका कंजम्पशन भी उसी हिसाब से बढ़ गया, तो एक तरह से कहें तो सेविंग जो है वो बराबर रह गई। तो ये एमपीसी का वैल्यू है। एमपीसी से 1 हो गया इंटायर चेंज इन इनकम ऑन कंजम्पशन, तो सारा इनकम हमने जो चेंज हुआ है, बढ़ा है हमारा, घटा है, वो हमने कंजम्पशन में लगा दिया। तो ये वैल्यू हो सकता है एमपीसी का 0 से 1 के बीच में। यहाँ हमने एक वैल्यू दिखाया है ऐसे कि 0.8, 0.8 अगर है तो इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि 100 रुपये का आपका ना ये कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यहाँ पे हमने माना 100 रुपये कंजम्पशन है, 0.8 अगर एमपीसी है, इसका मतलब अगर इनकम अगर मान लीजिए 100 रुपये से बढ़ता है तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, 0.8 इंटू इनकम, यानी कि 80 रुपीज से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगला जो चीज आपका होता है एक सेविंग्स, जो हमारा इनकम होता है भाई, ये तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। अगर हम टैक्सेज भूल जाए या बिल्स, बाकी जो हमें बिल देना पड़ता है उसे हम हटा दें अगर, तो हमारा जो भी इनकम होगा वो तो या हम कंज्यूम करेंगे, कुछ खरीदने में स्पेंड करेंगे, या तो हम उसको सेव कर देंगे, अपने घर में रख के, बैंक में रख के, कहीं भी रखें। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। ये हमने यहाँ पे यूज किया है। जिस तरह से मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम था, उसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब कि कितना भाई सेविंग्स कैसे चेंज हो रहा है इनकम के साथ। तो जिस तरह से इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन चेंज हो रहा है, तो उसी तरह इनकम के साथ हमारा सेविंग्स भी चेंज हो रहा है, जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव, जो एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस एस का वैल्यू क्या होगा भाई 1 माइनस सी, ये हमने फॉर्मूला से निकाला। डेल्टा एस को हमने लिख दिया भाई डेल्टा वाई माइनस सी, क्योंकि एस इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया, तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन से हमने एस इज इक्वल टू 1 माइनस सी। यानी अगर हम पुराना एग्जाम्पल देखें तो अगर सी 0.8 है तो एस कितना होगा भाई 0.2। इसका मतलब यही है कि अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इनकम तो जो सेविंग्स हमारी वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसी का डिफिनेशन जैसे दिया गया है एमपीसी का, हमने जो देखा एमपीएस देखा, एमपीएस इक्वल्स टू 1 इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव। तो जिससे हमने कहा कि भाई अगर कंज्यूम एमपीसी एमपीसी अगर ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 1 हो गया, इसका मतलब सारा जो इनकम बढ़ा हमने कंज्यूम कर लिया। अगर ये एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 1 है, इसका मतलब जितना भी इनकम इंक्रीज हुआ हमने सारा सेविंग में डाल दिया भाई। उसके अलावा होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है पर यूनिट इनकम। वो तो हमने ये क्या था चेंज था, इनकम चेंज हो रहा है तब कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है। ये हमारा जो स्टैटिक जो है इनकम, एक इनकम लेवल पर इस 10,000 के इनकम लेवल पे हमारा सेव कंजम्पशन कितना है और 10,000 के इनकम पे हमारा सेविंग कितना है। तो सॉरी आगे से बढ़े पहले, एवरेज एपीसी ग्रेटर देन 1 जनरली हैपेंस एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम। तो एपीसी जो है यहाँ पे हम बाकी के देख लेते हैं। एमपीएस एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 जो हमने देखा था, सी इज इक्वल्स टू सॉरी एस अभी हमने निकाला, एस इज इक्वल्स टू क्या था आपका 1 माइनस सी। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे तो सी प्लस एस इक्वल्स टू 1। यही हमने कहा मतलब कि टोटल जो इंक्रीमेंट चेंज हुआ इनकम में, उनमें से या तो हम उसको कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे या सेविंग्स के लिए, क्योंकि हमने टैक्स से जो वो सारी चीज़ हटा दी है, एज्यूम कर लिया है। उसी तरह से एपीसी प्लस एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेविंग जो है वो भी जोड़ के 1 होगा। यानी कि जो इनकम है एक इनकम पे हम या तो उसको सेव कर रहे हैं या तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और एपीसी जो है आपका हमेशा ग्रेटर होगा एमपीसी से, मतलब कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी है वो ग्रेटर होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी से। और एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 बट कैन नेवर बी गेट लेस देन 0। तो एपीसी जो है, एमपीसी का वैल्यू क्या था भाई, एमपीसी का वैल्यू था 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर पीसी का वैल्यू था आपका 1। लेकिन एपीसी का वैल्यू कितना है भाई, ग्रेटर देन 0 और कैन बी ग्रेटर देन 1 भी, 1 के ग्रेटर भी हो सकता है। 1 के ग्रेटर होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। 1 के ग्रेटर अगर हुआ इसका मतलब है भाई कि हम जो है हैपेंस वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, मतलब कि बहुत अगर कम इनकम अगर आपका होता है, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो बहुत अगर कम इनकम आपका होगा तो क्या होगा भाई, आप कंजम्पशन तो आपको जो जरूरी कंजम्पशन मान लीजिए खाने का है खर्च, आपका रेंट का खर्च हो गया, कपड़े का खर्च होगा, वो तो आपको करना ही है। तो बहुत बार क्या होता है भाई, ये जो इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्च कर लेते हैं। तो वो कैसे होता है, हम जो कर्जा लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से पैसा हमने उधारी लिया, कुछ बेचा हमने, उस तरह से। तो ये हो सकता है कि भाई कंजम्पशन जो आपका एपीसी जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सके। वही अगर हम एपीएस की बात करें, जो सेविंग्स का बात करें, कैन बी निगेटिव, मतलब कि हम निगेटिव कब होगा भाई, अगर हम हमारा एपीसी अगर 1 हो गया, हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं इनकम से, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है सेविंग्स हमारा निगेटिव हो जाएगा। हम सेविंग जो है एक तरह से हम कहें तो निगेटिव सेविंग हो रहा है व्हेन एपीसी ग्रेटर देन 1। तो यानी कि यहाँ पे आप देखिए अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंप्लाइज एपीएस कितना होगा, शुड बी लेस देन 0 एज एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1। बट एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हमेशा जो है कुछ जो पैसा हमारे पास है इनकम, उसमें से हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। कंजम्पशन हम रोक नहीं सकते हैं, सेविंग्स हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए सेविंग्स जो है हमेशा 1 से कम होगा, कंजम्पशन जो है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के लेस भी हो सकता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि इसमें आपका फॉर्मूला पे सवाल आते हैं बहुत बार, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम, तो वहां तो हमने देखा था आपका सब डिमांड। तो अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है भाई। सप्लाई जैसे जितने फर्म्स हमने देखा चैप्टर 2 में देखा था, जितने भी फर्म्स हैं वो कुछ आउटपुट देते हैं, तो वो टोटल अगर हम जोड़ दें एक तरह से तो वो हम कर सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, तो हमने जैसे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि सिर्फ हमें फाइनल गुड लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमने नहीं लेना है। तो जितने भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका मॉनिटरी वैल्यू जो हम अगर जोड़ लें तो हमें एग्रीगेट सप्लाई पता चल जाएगा। तो इतना ही इसी के जो जो हम सप्लाई किया जाता है, जैसे कि हमने देखा था सप्लाई जितना भी होता है सामान, उसी उसी पैसे से जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रेवेन्यू आता है सामान को बेचने से, उसी से जो है जो कंपनियां हैं वो अपने वर्कर को वेजेस देती है, अपना सैलरी देती है, स्टाफ को प्रॉफिट आता है उससे, रेंट देती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका पेमेंट होता है।
तो ये रिलेशन है आपका, जो रिवेन्यू आया उसी से आप पेमेंट कर रहे हैं। रिवेन्यू अगर कम आया तो बहुत बार जो कंपनी घाटे में चल जाती है। तो एएस इज नथिंग बट नेशनल इनकम। तो अगर हम सबको जोड़ दें ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सब कितना इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड, तो एएस क्या है, कुछ नहीं, नेशनल इनकम है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट ये सबको हटा दिया है। तो एएस इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो उसके अलावा जैसे हमने देखा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, दूसरा था क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम दो तरह से बांट सकते हैं इसमें, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया। इंड्यूस क्या होगा, जो कि प्रॉफिट पर डिपेंडेंट होता है भाई, आपका प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, प्राइस लेवल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो और ज्यादा वो उसको इन्वेस्ट करेगी, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी भाई, और प्रॉफिट बढ़े। दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो करना ही है, जो कि प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने देखा था क्या भाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन देखा था, जो कि क्या था आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो था वो क्या था आपका कि भाई इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं आई बार से, जो कि ऑटोनोमस है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो दोनों में वही है, इनकम, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये इनकम इलास्टिक इनइलास्टिक होता है। दोनों का कुछ डिफरेंस कुछ है यहाँ पे, जो मैंने टेबल फॉर्म में दिया है। तो जैसे मैंने कहा इसको जो है बेसिकली प्रॉफिट मोटिव है, कि प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जबकि ऑटोनोमस क्या है आपका, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इनकम से अलग है। सेक्टर, कौन सेक्टर इसको करता है भाई, प्राइवेट सेक्टर। जैसे हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी चलेगी, उसको एक्सपेंड किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, ब्रांचेस खोले जाएंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, उसको देखना है कि भाई लोगों का वेलफेयर हो रहा हो, हमें जो इतना एक्सपेंडिचर करना ही है। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करती है। इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो ये इनकम से डिपेंडेंट है। जैसे हमने देखा इनकम इलास्टिक है ये। इनकम अगर जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। कि भाई आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी चाहेगी भाई हम और भी ब्रांच खोले, फ्रेंचाइजी खोले, जो कैपेसिटी है प्लांट का उसको इंक्रीज करें, हम हमारे सामान का डिमांड बढ़ रहा है तो उसको हम और लोगों को पहुँचाए ताकि प्रॉफिट और हो। तो ये जो है आपका प्राइस इनकम से डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए आप इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, इनकम कितना भी बढ़े ये इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही है, आई बार के बराबर ही है। यहाँ आप अगर आपने मैथमेटिक्स देखा होगा, मैथमेटिक्स में ये ग्राफ क्या डिपेंड कर रहा है भाई, ये एक्स, ये जहाँ पे हम एक्स लेते हैं इसको वाई लेते हैं, तो वाई जो है एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। वाई इज इक्वल टू आई फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसका ग्राफ का मतलब है। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा आई बार के बराबर होगा, आई के बराबर होगा, चाहे कितना भी इनकम बढ़े या घटे। तो इनकम से ये डिपेंडेंट नहीं है। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं आपका चैप्टर पे। तो इन्वेस्टमेंट जैसे हमने कहा, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है भाई, या तो हमने फिजिकल कैपिटल जो है आपका, जो कि मशीनरी हो गया आपका, रोड बिल्डिंग, इसको हम बढ़ाने में लगाया हमने फ्यूचर प्रोडक्शन ताकि बढ़ेगा। या तो फिर हो सकता है इन्वेंट्री जो है, जो फिनिश का माल जो है, जो हम बेच नहीं पाए या हमने उसको स्टोर किया, तो उसको हम सबको कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक तरह से। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई बार से, जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, गिवन और एग्जोजेनस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम समझ गए हैं, जो हमने देखा पीपीटी में, कि जो कि इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इनकम का कोई फंक्शन नहीं है, इनकम अगर फंक्शन होता तो वाई आता आपको। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हमने देख ली। अब हम रिलेशन देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड एक तरह से क्या आता है, फॉर्मूला उसका ग्राफ देखेंगे हम। तो इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर हमने देखा शुरू में। टू सेक्टर मॉडल में क्या है भाई, हम गवर्नमेंट को हटा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इसको भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये हमारा दो सेक्टर मॉडल आ गया। ठीक है, तो इसका हमने ईडी का वैल्यू हम सब्सिट्यूट करें, सी का आपका ये हमने किया सी बार प्लस सी वाई, और आई का हमने आई बार से रिप्रेजेंट किया। तो ये आ गया आपका नेशनल इनकम। और चूंकि अगर फाइनल गुड्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना भी डिमांड है वो सारा का क्या खपत हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, इनकम से बराबर है। तो एडी इज इक्वल टू ए एस। ए एस हमने देखा था अभी पीपीटी में कि इक्वल टू क्या है, इन नेशनल इनकम। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वाई है एक्सटेंट प्लांट आउटपुट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, तो आउटपुट के बराबर हो गया आपका।
तो ये वैल्यू आया हमें ए बार जो है आपका इक्वल्स टू सी बार प्लस ए बार आई बार, मतलब टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो कि कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो यही जो हमने इक्विलिब्रियम यहाँ पे किया था, तो वो क्या होता है आपका एस इज इक्वल टू आई, ए डी इक्वल टू ए एस, जो हमने यहाँ पे किया कि भैया ए डी जो है इसको हमने बराबर कर दिया ए एस के। ए एस किसके बराबर है भाई, नेशनल इनकम के बराबर है, तो यहाँ हमने वैल्यू दे दिया। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ द गुड्स, जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई भी हो रहा है, इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम है बिल्कुल। अगर डिमांड अगर सामान का जो है कम हो जाता है मान लीजिए सप्लाई से, तो क्या होगा भाई, आपका जो कंपनी का स्टॉक वो बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई सामान नहीं बिका आपका, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक, इन्वेंट्री को भी हम किस में जोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम फिर इसको जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू से आपको देखनी होगी चैप्टर सेकंड से, वहाँ पे हमने जो देखा था कि जो इन्वेंट्री को भी हमने स्टॉक और फ्लो क्या है ये सब चीज़ें को। तो जैसा मैंने कहा था हम टू सेक्टर इकोनॉमी ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को हटा रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट को जोड़ेंगे तो हमारा जो एक इनकम जो वो कम हो जाएगा लोगों के पास। कैसे कम हो जाएगा भाई, कुछ पार्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो नेशनल इनकम वाई था वो वाई माइनस टैक्स हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम, जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे इसमें जोड़ दिया। और जी क्या है आपका, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कंज्यूम करती है इकोनॉमी से, आपका एक्सपेंडिचर होता है, मतलब फर्नीचर इकोनॉमी में कुछ खरीदती है उससे। तो वो ये आपका कंजम्पशन हो गया, गवर्नमेंट कंजम्पशन, और ये आपका जो हो गया गवर्नमेंट एक तरह से टैक्स पोर्सन है उसको हम यूज करें अगर, तो ये टैक्सेशन हमने माइनस कर दिया इनकम से। इसको लेकिन अभी हम नहीं लेकर चल रहे हैं, हम अभी टू सेक्टर इकोनॉमी ही ले रहे हैं। अब हम क्या है, इक्विलिब्रियम का इनकम जो उसको निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको जरूरी है कि ग्राफ बनाना चाहिए, मतलब कि आपको जो ये एक्स वाई एक्सिस पे जो हम बनाते हैं, मैथमेटिक्स आपने सीखा होगा, ये आपको आना चाहिए। फंक्शन जो है किसी को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो कैसे करेंगे। तो हमने देखा था फंक्शन, एक था कंजम्पशन फंक्शन, दूसरा क्या था इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन हमने देखा क्या था भाई, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी स्मॉल सी इंटू वाई, ये फंक्शन था। इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, तो ये हम यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही यही एक सेम फंक्शन एक तरह से उसी का डुप्लीकेट कर दिया आपने। तो ए क्या है, कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहते हैं हम इसको, और बी जो है आपका, बी को कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है आपका, ये टेन थीटा एक तरह से, ये स्लोप होता है आपका बी। तो इसी को हमने अगर इससे हम कंपेयर करें इक्वेशन से, तो ये आपका भाई ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ क्या बन गया, सी आपका यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन हो गया, वाई इक्वल टू नेशनल इनकम हो गया, सी बार क्या आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इंटरसेप्ट और कंजम्पशन, और अल्फा जो है ये इक्वल टू आपका सी है, स्मॉल सी, और ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ में बना दिया। उसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कैसे ग्राफ बनाएंगे भाई, वो तो हमने सिंपल ग्राफ था, हमने देखा था आपका पीपीटी में भी कि वो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है, तो हमने ऐसे लाइन खींच दिया भाई, आई इक्वल टू आई बार। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को मिला के हम एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, जो कि क्या है भाई, सी प्लस आई, यही है, इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार, यही है इक्वेशन। तो हमने मतलब ये इस दोनों ग्राफ को क्या करना है भाई, ऐड कर लेना, सीधा सिंपल। अब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो ये देखिए आप यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। कैसे ऐड किया भाई, तो ये जो आप समझ लीजिए पहले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ग्राफ, ये आपका हो गया आई बार। इसमें हमने जो ये इंटरसेप्ट था इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये दोनों इक्वल है। ये भी कितना है आपका, सी बार है, ये भी आपका सी बार है। तो ये हमने जोड़ दिया, जो स्लोप को कि ये स्ट्रेट लाइन था, इसी स्लोप को हमने ऊपर लेके चले गए, यहाँ पर ये स्लोप हो गया आपका सी बार। तो ये एग्रीगेट डिमांड का हमने ग्राफ बना लिया भाई। ये आपको जो देख रहे हैं लाइन, ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, बाकी सारा नहीं है, ये डिमांड का ग्राफ है। अब जो है सप्लाई साइड को हम देखते हैं। सप्लाई साइड हमने क्या देखा था भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या था, ए एस इज इक्वल टू वाई था, नेशनल इनकम के बराबर था। इसको अगर हम देखें इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या है 41 है, 1 है, 1 मतलब क्या होगा 45 डिग्री। जैसे हमने कहा था स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, अगर स्लोप इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना होगा भाई, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, तो ये 45 डिग्री पे हमने लाइन खींच दिया, ये आपका सप्लाई साइड हो गया, ये इनकम हो गया आपका। तो ये सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का हमने ग्राफ बना लिया 45 डिग्री पे।
ठीक है, तो दोनों ग्राफ बना लिए हमने। अब हमने क्या करना है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। यानी कि अगर हम ग्राफ से देखें, तो ग्राफ से देखें तो दोनों ग्राफ जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये है 45 डिग्री लाइन, ये आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, कर्व, और ये जो कर्व है आपका, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका क्या इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, ये आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इसको आप अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखें तब भी आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको भाई, कुछ नहीं, दोनों ग्राफ का जो इक्वेशन है उसको इक्वल कर देना है, वही यहाँ पे किया गया है। तो y इज इक्वल टू, यानी कि ये y1 जो है ये इक्वल टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम इनकम जो है ये हो गया आपका। तो इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली फॉर्मूला बेसिस पे है, आपको फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैथ में आप स्ट्रांग है, यहाँ पे आप ग्राफ से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, अब हम आते हैं कि किसी में चेंज होगा, अगर किसी भी वेरिएबल में मान लीजिए, या तो डिमांड में, या डिमांड में अगर हम देखें चेंज होगा अगर, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। ग्राफ क्यों चेंज होगा, क्योंकि ग्राफ जो हम ये देख रहे थे, ऐसा ग्राफ जो जा रहा था, वो सकता है ऐसे हो जाए, टिल्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा। तो कंजम्पशन में अगर चेंज होता है, या सी बार के थ्रू, या फिर सी में चेंज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो सकता है, तो इन सब चेंजेस के कारण भी एग्रीगेट डिमांड जो चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है आपके लिए। तो यहाँ पे बताया गया कैसे, अगर हम सिर्फ सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि चेंज हो, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, जैसे इन्वेस्टमेंट अगर चेंज होगा उस केस में भी चेंज होगा आपका ग्राफ, और अगर कंजम्पशन सिर्फ चेंज होगा तभी वो ग्राफ चेंज होगा, ये आप ध्यान रख लें। तो ये देखिए कि है ना, यहाँ पे हमने देखा कि भाई पहले ये लाइन था आपका, बाद में ये लाइन हो गया आपका, ओके, ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट चेंज किया है, ये आप ध्यान रखें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेंज किया हमने, तो ग्राफ चेंज हुआ आपका। E1 जो इक्विलिब्रियम था पहले पॉइंट, अब पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो ये चेंजेस कैसे हम इसको कैलकुलेट करें भाई कि कितना चेंज होगा, तो हमने जो कहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे हम, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन को अगर हम भूल जाए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम चेंज करेंगे तब भी एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई मैकेनिज्म, कि भाई कितना चेंज होगा, चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कितना नेशनल इनकम चेंज होगा, वो बताता है आपका मल्टीप्लायर। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी का हम देखते हैं, फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम। इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का, अगर हम, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझाया गया है कि मान लीजिए आपका टैक्सेस नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जितना भी आपका मान लीजिए ये अगर और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हमने पहले देखा था 10 रुपये जो इन्वेस्टमेंट अगर एक्स्ट्रा हुआ है, तो उनको क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट फैक्टर्स में, यानी वेजेस भी बढ़ेंगे, कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा, कुछ कुछ हो सकता है इंटरेस्ट बढ़े, जैसा भी मतलब कि है। तो इसको, ये जो बढ़ेगा आपका, इसको फिर से जो है मान लीजिए अगर वेजेज बढ़ता है, तो आपका जो है, जैसे हमने क्या देखा था, अगर आपका वेज बढ़ेगा, यानी कि जो एमपीसी है, ये अगर मान लीजिए 0.8 है जो हमने देखा था शुरू में, तो मान लीजिए 10 रुपये से अगर आपका वेज बढ़ता है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा आपका, 0.8 इंटू 10, यानी कि 8 रुपये का कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, एमपीसी अगर हम 0.8 ले ले, तो जो हमने शुरू में देखा था, उसके बाद ये कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपका जो है ना, नेक्स्ट राउंड एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, डिमांड बढ़ गया आपका, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो अगेन जो है इमर्जेज एक्सेस डिमांड इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10, तो वो फिर से वो डिमांड जो फिर से बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपने डिमांड बढ़ाया, फिर कंजम्पशन वो सप्लाई बढ़ेगा आपका, फिर उसी हिसाब से फिर से प्रोडक्शन साइकिल में प्रोड्यूसर जो है फिर से वो अपना आउटपुट इंक्रीज करेगा, फिर डिमांड बढ़ गया, तो उसको मीट करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए मुझे और सामान बनाना है, तो वो फिर कितना से इंक्रीज करेगा सप्लाई को, इतना से सप्लाई को इंक्रीज करेगा 8 से, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, क्योंकि सप्लाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। अब जब ये फिर से बढ़ा, तो इसके बाद फिर से आपका इनकम बढ़ेगा भाई, 0.8 इंटू 10 से फिर से आपका इनकम बढ़ा, आपका इनकम कितना बढ़ा, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो 0.8 इंटू 10 से आपका फिर से इनकम बढ़ेगा, क्योंकि एमपीसी 0.8 है, तो 0.8 इंटू आपका कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, 0.8 इंटू इंक्रीज इन इनकम, अब नया इंक्रीज इनकम क्या है, डेल्टा वाई, ये है आपका, तो फिर से बढ़ गया इतना से आपका कंजम्पशन, 0.8 स्क्वायर इंटू 10, इसी तरह से ये चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ये जो अगर आप हम सबको जोड़े, पहले हमने कितना बढ़ाया था डिमांड,
10 रुपए से। फिर कितना डिमांड बढ़ा, 0.8 इंटू 10 से जो कंजम्पशन बढ़ा आपका। फिर हमने कितना सेकंड बाद टाइम में कितना हुआ, 0.8 स्क्वायर इंटू 10। इसी तरह से इसको हम जोड़ते जाएं तो 10 को बाहर निकाल कर अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। इसका समेशन हमें पता है, मैथमेटिक्स से पता है, 1/1 माइनस आर, तो ये आपका 50 आ गया। ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है, इक्वल्स टू के, मल्टीप्लायर हो गया। इस तरह से हम जो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है अगर आपको हम देखें तो आई बार अपॉन 1 माइनस एम पी सी, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये फॉर्मूला है के का, ठीक है। आप समझ गए, मतलब जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि लोगों का जो फैक्टर पेमेंट है, जो वेजेज आपको मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वो बढ़ाया जाएगा अगर हम माने तो, अगर बढ़ता है नॉर्मल इकोनॉमी में। तो अगर आपका वेजेस बढ़ेगा तो कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से बढ़ेगा आपका एमपीसी। मान लीजिए एनपीसी अगर 0.8 है तो 0.8 इंटू इंक्रीज इन वेजेस आपका कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे। कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई, डिमांड बढ़ गया। कंजम्पशन भी क्या है, डिमांड का पार्ट है, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो फर्म जो है, कंपनियां हैं, उनको सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सामान का डिमांड बढ़ेगा तो अगर वो सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे तो फिर जो क्या होगा, फिर आपका डिमांड बढ़ा, 0.8 इंटू 10 से वो सप्लाई बढ़ाएंगे तो फिर आपका ये कंजम्पशन बढ़ा, इनपुट आउटपुट बढ़ा मतलब इनकम बढ़ा, आउटपुट इक्वल्स टू इनकम। तो आउटपुट फिर इतना से बढ़ा तो फिर आपका है ना ये कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इस तरह से करते करते ये आपका जो 50 टाइम जो आपका ये सप्लाई डिमांड का मल्टीप्लाई मैकेनिज्म, रेशियो ऑफ टोटल इंक्रीमेंट इन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आउटपुट टू द इनिशियल इंक्रीमेंट इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इनिशियल कितना हमने किया था भाई, 10 रुपए किए थे हमने, और फाइनल कितना हमने चेंज आया उसको अगर हम देखें तो ये आपका सप्लाई, ये मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। 1 माइनस सी क्या होता है भाई, सी क्या था आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस सी इज इक्वल टू एस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इस पे लेके कुछ सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट जो आपका है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसको हम देखते हैं। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बताता है कि भाई अगर इकोनॉमी में सभी लोग अगर अटेम्प्ट करें ज़्यादा सेव करने की, मान लीजिए सभी लोग इकोनॉमी में चाहे कि भाई हम सेविंग ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन हम कम करेंगे, अल्टीमेटली क्या होता है कि सेविंग जो है वो कम हो जाती है इकोनॉमी में। अल्टीमेट में सेविंग तो सब चाह रहे ज़्यादा करना, लेकिन अल्टीमेट अगर हम देखें रिजल्ट क्या होगा सेविंग्स का, वो सेविंग्स कम हो जाएगी इकोनॉमी में, या फिर कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब सबने सेव तो ज़्यादा करना चाहा लेकिन अल्टीमेटली जो है सेविंग्स कम हो गई। तो ये क्या होता है कि टोटल सेविंग्स ऑफ ए कम्युनिटी विल नॉट इंक्रीज और ऑन द कॉन्ट्रारी दे विल डिक्रीज। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, सेम सेविंग्स रहे, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका क्या कारण है भाई, इसको अगर हम जनरल मेथड में, जनरल तरीके से देखें तो किसी एक आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं, मेरी सब्जी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ राशन पानी खरीद रहे हैं, तो वो किसी और को इनकम जा रहा है, दुकान वाले को, राशन वाले को, जो उसको भी आप उसको कुछ दे रहे हैं, उसको इनकम हो रहा है। तो अगर आप एक पर्सन है जो कि अगर सेविंग करता है, कम ज़्यादा करेंगे तो एक्सपेंडिचर कम करेगा, कंजम्पशन उसका कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो कि वाई इज इक्वल टू क्या है, कंजम्पशन प्लस आपका ये सेविंग्स। आपका इनकम जो है वो क्या, तो सेविंग हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा आपका, ठीक है। तो कंजम्पशन कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया। कंजम्पशन क्या बेसिकली, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बी का जो इनकम है वो कम हो जाएगा, और इंडिविजुअल बी इन टर्न स्पेंड लेस, तो वो भी क्या धीरे धीरे वो कम स्पेंड करेगा, क्योंकि आपका इनकम जो है सी जो है आपका डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है। ये अगर आपका सॉरी इनकम अगर आपका नीचे होगा तो आपका जो कंजम्पशन भी जनरली नीचे होगा, कंजम्पशन आप कम करेंगे। तो इसी तरह करते करते जो है आपका इकोनॉमी अगर सेव ज़्यादा करना चाहेगी तो इनकम रिसीव्ड बाय ईच इंडिविजुअल विल लेस, क्योंकि इनकम जो है धीरे धीरे वो कम होता जाएगा इंडिविजुअल का, ओवरऑल इनकम विल फॉल एंड ऑल्सो लोअर विल बी द टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद दूसरे के आदमी के पास इनकम कम हो गया, तो जब इनकम कम हो गया तो वो सेविंग्स भी कम करेगा, सेविंग्स कम करेगा तो उसी तरह से आपका जो है वो बढ़ते जाते 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 जो सेविंग्स, ओवरऑल सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी को जो है यहाँ पे मैथमेटिकली समझाया गया है कि मान लीजिए आपका 200 रुपये का 200-250 रुपये का पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था नेशनल इनकम,
एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू 250। ठीक है, अब लोगों ने चाहा कि भाई सेविंग्स हम ज़्यादा करेंगे, तो हेंस एमपीएस जो होगा इकोनॉमी का वो इंक्रीज होगा। सेविंग्स जो है इंक्रीज हुई तो एमपीएस जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेविंग जो है वो इंक्रीज होगा। तो अल्टरनेटिवली क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस एस। तो एस अगर इंक्रीज होगा तो सी जो है डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि सी जो है 0.8 से 0.5 हो गया। अब जो अगर हम फॉर्मूला देखें, एडी का फॉर्मूला क्या है भाई, ए बार प्लस सी वाई। ये तो है कांस्टेंट, ये ऑटोनोमस वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। तो किस पे डिपेंडेंट है भाई, वाई पे और सी पे डिपेंडेंट है एग्रीगेट डिमांड। तो अगर हमें वाई निकालना है अगर, तो क्या होगा भाई, एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज आएगा, सी हमारा चेंज हो गया है। तो पहले सी था 0.8, पहले सी था 0.8, अब हो गया 0.5। तो कितना का चेंज आएगा भाई इसमें डिमांड में चेंज आएगा 0.8 माइनस 0.5 यानी 0.3 इंटू 250 से 75 रुपए का, 75 आपके लिए मॉनिटरी वैल्यू अगर 75 रुपए का डिमांड जो है कम हो जाएगा। जब डिमांड एग्रीगेट डिमांड जब 75 रुपए से डिक्रीज करेगा तो सप्लाई जो एक्सेस हो गया आपका 75 रुपए, तो स्टॉक हो जाए। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा भाई, वो भी बोला कि हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ कम गया है, तो हम स्टॉक रख के क्या करेंगे। तो स्टॉक अगर नहीं रखना, उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो 75 रुपए से वो डिमांड कम करेगा, सॉरी सप्लाई कम होगा। दैट वुड मीन रिडक्शन ऑफ द फैक्टर पेमेंट। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपका कंपनी की प्रोडक्शन कम हो जाता है, कंपनी का आउटपुट कम हो जाता है, तो सैलरी या बाकी जो पेमेंट वो कर रहा है कंपनी से कहेंगे घाटे में चली जा रही है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसको इतना स्टाफ नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखें तो सैलरी जो है वो कम कर देगा। कितने रुपए से कम करेगा भाई, इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो 75 रुपए से कम करेगा। तो जैसे इनकम डिक्रीज हो गया पीपल का, तो लोगों का कंजम्पशन प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। बट वो कि अकॉर्डिंगली द न्यू वैल्यू ऑफ एमएससी विच इज 0.5। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते कंजम्पशन डिक्रीज होगा, और इसी को कहेंगे हम कि जो टोटल रिडक्शन आउटपुट टर्न्स आउट टू बी 150 जो है आपका टोटल रिडक्शन आउटपुट हो गया। इंक्रीज इन एमपीएस और डिक्लाइन इन एमपीसी, दोनों में से कुछ भी हो, ड्यू से द स्लोप ऑफ एडी लाइन। स्लोप क्या था, सी स्लोप क्या था एडी का, सी तो था एमपीसी। तो ये स्लोप डिक्रीज हो जाएगा एंड इट स्विंग्स डाउनवर्ड। ये जो पहले था आपका ये था इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम ये हो गया आपका। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन कर दिया 150 से, यहाँ हम देख रहे हैं डिक्लाइन हो गया। पहले y1 था आपका, अब y2 हो गया। ये डिमांड जो है डिक्रीज हो गया आपका इनकम। दिस इन टर्न इम्प्लाइज देयर विल बी नो चेंज इन टोटल नंबर ऑफ सेविंग्स। तो सेविंग्स में कोई चेंज नहीं है, या तो फिर वो सेविंग्स डिक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसके अलावा जो कुछ कंसेप्ट है आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट इन इकोनॉमी आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी डिसाइड करता है, दिखाता है। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आपका ये क्या होता है देखते हैं हम इसमें। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है इक्विलिब्रियम में रिफर्स टू सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो एडी इज इक्वल्स टू एएस होगा, ये आप ध्यान रखें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड ऑल दो, लेकिन उस सिचुएशन में जितने भी लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, उस इक्विलिब्रियम पे जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। तो ऐसा जरूरत नहीं है कि हमेशा जो एडी प्लस इक्वल्स टू एएस पे इक्विलिब्रियम पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही। एडी इक्वल्स टू एएस जो है ये इक्विलिब्रियम है, ये इसका एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन उतना नहीं है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, मतलब कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उस केस में भी इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं। ओवर एम्प्लॉयमेंट केस में भी इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम पे जरूरत नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही इकोनॉमी में। हो सकते हैं बहुत सारे लोग जो है काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है इक्विलिब्रियम पे, उसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है बट व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और रिसोर्सेज जो पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं किया गया है, रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज नहीं करके हुए भी अभी भी रिसोर्सेज जो ऐसे हैं कुछ जिसको यूज किया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है या डिमांड बढ़ाया जा सकता है इकोनॉमी में पोटेंशियल है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए इफ इट इज लेस, मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है मे बी मोर और लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आउटपुट जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है आउटपुट,
तो मेरा मतलब डिमांड इनफ नहीं है टू एम्प्लॉय ऑल द फैक्टर्स। जितना डिमांड लोग कर रहे हैं तो डिमांड की इक्वल सप्लाई होनी है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है आपका उससे अगर कम है पे इक्विलिब्रियम, इफ इट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से आउटपुट कम है आपका, इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है आपका y1 जो हमने देखा था, तो उससे हम कहेंगे डिफिशिएंट डिमांड। मतलब डिमांड जो उतना नहीं है कि सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, काम पे रखा जा सके। रिसोर्सेज अभी भी है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, और प्रोडक्टिविटी जो है मतलब इकोनॉमी का जो लेवल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसका यही मतलब है, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। दूसरा जो है इसको हम देखते हैं, इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द प्राइसेज इन द लॉन्ग रन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट ज़्यादा है, मतलब कि जितना भी है ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट के आउटपुट लेवल से इक्विलिब्रियम आउटपुट ज़्यादा है, तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो डिमांड जो है ज़्यादा है आउटपुट से, और है ना फुल एम्प्लॉयमेंट से डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो जितना सप्लाई किया सकता है उससे ज़्यादा डिमांड है। हाँ, जो लेवल है जितना हमने इम्प्लाई करना था इम्प्लाई कर दिया, उसके बाद भी जो है डिमांड ज़्यादा हो रहा है। इट लीड्स टू राइज इन द प्राइसेज इन द लॉन्ग रन। इससे प्राइसेज जो है इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा भाई? क्योंकि जो आउटपुट लेवल है उससे भी डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं सेम गुड्स को, तो अभी से बात है कंपटीशन उसको किसको दिया जाएगा? जो कि ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार हो। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्या होता है? इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेक्शनरी गैप के जो कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आउटपुट है उससे अगर डिमांड बढ़ता है आपका, तो उसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। उसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। डिमांड एक्सेस है, इससे इन्फ्लेशन होता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि जो लोग जो है ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं उस गुड्स को, सप्लाई जो है वो कम है। सप्लाई जो है वो कम है आपका डिमांड से। तो डिमांड से अगर सप्लाई कम है तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा सामान का अगर डिमांड, कुछ लोग मान लीजिए 10 पेन है, उसको 15 लोग डिमांड करें कि भाई हमें भी एक एक पेन चाहिए सभी को, तो 10 पेन को 15 आदमी को ऐसे दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा भाई, पेन का दाम बढ़ाया जाएगा कि भाई ठीक है अभी 10 रुपया पेन का दाम या 20 रुपया पेन का दाम है, उसको हम 50 रुपया कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना लोग, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, जिसके पास जो 50 रुपया दे सकते हैं वही खरीदेंगे। तो उस तरह से क्या होगा, इन्फ्लेशन उसे कहते हैं हम। दाम जो बढ़ाया गया तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का लॉन्ग रन में जो वो इन्फ्लेशन लेके आएगा। दूसरा है अगर कि डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, इस केस में क्या होगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम बोले अगर, उस केस में क्या होगा, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं उसको, क्योंकि डिमांड जो है वो कम है, डिमांड जो वो कम है सप्लाई से। तो डिफ्लेशन में कि सामान का दाम, क्योंकि सामान क्या है, लोगों को इस केस में क्या होगा, जो कंपनी है उनके पास सामान पड़ा हुआ है, कोई सामान खरीदने वाला नहीं है। तो सामान फिर कैसे बेचा जाएगा? आप देखते हैं कि उसमें कुछ ऑफर निकालती है कंपनियां, दाम को कम करती है। भाई चलिए 50 रुपये का सामान हम 10 रुपये में दे देंगे, 20 रुपये में दे देंगे, आपको कैशबैक मिलेगा। तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी ट्रेंड। अगर ये इकोनॉमी में हम देखिए ओवरऑल, तो जो स्टॉक पाइल है उसको बेचने के लिए कंपनियां जो है प्राइस कम करेगी, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं पहले, इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा? तो प्राइस लेवल पर जैसे कहा, प्राइस जो बढ़ेगा क्योंकि जो है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा है तो लोग जो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, सामान कम है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड का समय है, मान लीजिए सामान आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप देखते हैं कि सामान का दाम धीरे धीरे जो है दुकान वाले बढ़ाने लगते हैं। इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। आउटपुट पर क्या है? आउटपुट तो ऑलरेडी जो आपका फिक्स्ड है, आउटपुट तो उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सप्लाई जो है आपका, सप्लाई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो सप्लाई है उस पर ऑलरेडी उससे वो अचीव किया जा सकता है, किया जा चुका है। तो नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि कोई आइडियल कैपेसिटी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऑलरेडी हम ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। तो चेंज कहाँ पे आएगा भाई? सिर्फ प्राइस पे चेंज आएगा, प्राइस जो है बढ़ेगा। उसी तरह हम डिफिशिएंट डिमांड की बात करें, डिफ्लेशनरी जो हमने कहा था, डिफ्लेशनरी डिफ्लेशनरी ट्रेंड हुआ। डिफ्लेशनरी मतलब क्या है? प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। प्राइस लेवल डिक्रीज क्यों होगा भाई? कोई सामान जो जो कंपनी के पास सामान पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो उस पर डिस्काउंट लेके आएगी, डिफ्लेशन होगा लॉन्ग रन में। इम्प्लॉयमेंट पे क्या है भाई? क्योंकि इम्प्लॉयमेंट पे क्योंकि ना ये कुछ जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सामान पड़ा हुआ है ऑलरेडी।
तो इन अनएम्प्लॉयमेंट आएगा उसमें। उस तरह से इकोनॉमी में कंपनियां हैं अपना कटिंग करने के लिए, वो सामान उसका बिक नहीं रहा है, प्रोडक्शन उसका कम हो गया है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, कंपनी छटाई करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ेगा इकोनॉमी में। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी आपका कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको पहले बेचेगी, वो आउटपुट जो अपना बढ़ाएगी नहीं। तो फ्रेंड्स ये है आपका पूरा कंसेप्ट, जो आप इसको अगर ठीक से ध्यान से पढ़े देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बेसिकली हमने जो बात किया है डिमांड और सप्लाई का कैसे रिलेशन है, और कैसे जो वो कंजम्पशन लेवल पे और जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में, उस पर वो कैसे डिपेंड कर रहा है, और कैसे जो है वो जो इक्विलिब्रियम है, जो कि सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम है, वो कैसे चेंज करेगा अगर हम उसमें इकोनॉमी में, जैसे आप देखते हैं बहुत बार जो है गवर्नमेंट जो बहुत पैसा डालती है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट करती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हम बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर में पैसा देंगे। तो ये जो किस लिए होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट आई आई जो है वो इंक्रीज करती है, उससे क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि उसके कारण क्या होगा, जो वहाँ पे आउटपुट जो है इकोनॉमी का वो बढ़ेगा, जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। तो ये जो है आप इसको रियल वर्ल्ड से आपको रिलेट करना है, इस चीज़ों को आपको समझना है कि रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो, ये तो हमने बेसिक पढ़ा, वो कैसे रियल वर्ल्ड में इफेक्ट कर रहा है। तो इन्फ्लेशन भी हम यहाँ समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगर डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो इन्फ्लेशन होगा, डिमांड अगर सप्लाई से कम है तो क्या हुआ, डिफ्लेशन होगा। ये इन द लॉन्ग रन, ये आप ध्यान रखें, ये लॉन्ग रन की बात है इकोनॉमी में। एक दुकान में या फिर एक समय में अगर ये एक एरिया में या एक शहर में अगर कुछ चेंज हो रहा है, उससे एक इकोनॉमी में उतना फर्क नहीं पड़ता है। एक पूरा इकोनॉमी में वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए बड़े लेवल पर। तो ठीक है, आप ये समझ गए, इन्वेस्टमेंट आपने समझ गया, कंजम्पशन आप समझ गए। कंजम्पशन जैसे कि है आपके पास जो भी इनकम है, ये हमने माना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, तो जो भी आपका इनकम है वो आप जो है खर्च कर रहे हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए या तो फिर सेविंग करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जो रिलेशन है C+S=1, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और आप आगे बढ़े। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी आगे हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।